अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अच्छा, 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं जब तक स्टूडेंट्स भी और आ जाएंगे और मैं लिस्ट जो है वो एब्सेंटीज की वो शेयर कर दूँ तब तक। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, किसी ने कहा स्लैक चेक कर ले, मैं अभी स्लैक चेक कर लेता हूँ। असल में कल मैं 6-7 बजे तक मैं स्लैक पे था। उसके बाद मैं बिजी हो गया था, तो आज मैं क्लास के बाद दोबारा चेक कर लूँगा। अच्छा जी, चलें अब शुरू करते हैं लेक्चर। अच्छा, सबसे पहले आप अटेंडेंस लगा लें, और अटेंडेंस से पहले एक और बात, ज़रूरी बात कर लें कि आपका फेसबुक पे ना शेयर किया हुआ होगा फीडबैक फॉर्म की इंस्ट्रक्शंस। हाँ जी, अटेंडेंस आप लगा लें। अटेंडेंस लिस्ट जो है वो मैंने पोस्ट करने की कोशिश की थी, उसमें ना असल में थोड़े से मसले आ रहे हैं। मैं क्लास के बाद अटेंडेंस कल की पोस्ट कर दूँगा, कि अभी मैंने कॉपी की थी लिस्ट। मसला क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि मैं इसको पोस्ट करूँगा ना, तो सारी स्पेसेस, क्योंकि अब ट्रेनी नेम अलग से है, फादर नेम अलग से सामने लिखे हैं, ताकि वो कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये मैं लिस्ट जो है ये 3 बजे 3:30 बजे ये मैं पोस्ट करूँगा। अच्छा, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात थी, एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपनी अटेंडेंस लगा लें पहले। दूसरी बात ये कि वसीम भाई ने भी शेयर किया होगा यहीं पे कि आपने फीडबैक फॉर्म किस तरह से फिल करना है। वो पोस्ट में देख लेता हूँ। तो यही पोस्ट देख लेता हूँ कि कहाँ पे हुई है पोस्ट।
इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ शायद। अच्छा, आपको ये तो पता है आपने हर थर्सडे और फ्राइडे फीडबैक फॉर्म फिल कर, थर्सडे या फ्राइडे किसी एक दिन आप फीडबैक फॉर्म फिल करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है ये सारी पोस्ट में देख रहा हूँ। हाँ जी, ये पोस्ट जो है इसको मैं अनाउंसमेंट नहीं करते इसको। सिंपल पोस्ट रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आएंगे आप तो दूसरी या तीसरी पोस्ट, ये तो सीफुर रहमान बज़मी साहब ने पोस्ट की है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें ट्यूटोरियल है कि आपने फिल कैसे करना है, फीडबैक कैसे देना है, ठीक है। हर थर्सडे या फ्राइडे इसको आपने फीडबैक फॉर्म आपके लिए अपीयर हो जाएगा और आपने इसको फिल करके सबमिट कराना होगा, ठीक है। आज हमारे पास थर्सडे शुरू हो गया तो ये फीडबैक फॉर्म आपके पास अवेलेबल होगा। फीडबैक फॉर्म का लिंक आप अनाउंसमेंट से ले सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो है 1 मिनट की, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो जो इंस्ट्रक्शन है इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली आप अपना फीडबैक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेक्चर का पार्ट हमारे पास शुरू हो गया है। अच्छा, अब कल के लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ ले, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। यार अटेंडेंस पिन हुई है मेरे ख्याल में, पिन तो टॉप किया हुआ है उसे। मैं जब भी रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे ये जो तौसीफ साहब की पहली पोस्ट है, अनाउंसमेंट जो पहली अनाउंसमेंट है वो अटेंडेंस की है और उसको पिन टू द टॉप भी किया हुआ है। ये देखिए पिन टू द टॉप है, आप इसको मैं अनपिन कर सकता हूँ टॉप से, ठीक है। तो ये पिन टू द टॉप है अटेंडेंस। ये नहीं तो ये जो फॉर्म है ये आपको यही चल रहा है, शायद ये चल रहा है। इसको post भी कर देता हूँ। तो ये टिक का बड़ा इशू है, चले खैर। अच्छा, कोई क्वेश्चन किसी का? चले हम आगे चलते हैं फिर। हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे टेबल्स को, मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है टेबल्स की, एचटीएमएल सीवी की, तो उसको देख लेंगे और फिर हम आगे देखते हैं। ये फॉर्म्स जो हमने शुरू किए थे, अब ये देखें ये वाले फॉर्म्स भी क्या कर रहे हैं, ये वाले फॉर्म्स अटेंडेंस का फॉर्म आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है और इन्फॉर्मेशन कहीं बैक एंड पे जाके दे रहा है। अब यूजुअली गूगल फॉर्म में क्या होता है, गूगल फॉर्म में एक्सेल की शीट में या सिंपल वर्ड में आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन वेब में क्या होगा, वेब में थोड़ा सा डिफरेंट हिसाब किताब से हम चलेंगे, तो हम उसको तब उस हिसाब से करेंगे। अच्छा, सबसे पहले कल हमने बात की थी टेबल्स की, स्लैग भी खोल लेते हैं यहाँ पे। और कोड भी खोल लेते हैं हम। समरी में चले जाते हैं। अच्छा, कल हमने पढ़ा था एचटीएमएल टेबल्स और फॉर्म के बारे में, टेबल्स के बारे में पढ़ा था कि टेबल डिफाइन कैसे करते हैं हम,
टेबल टैग से हम टेबल को डिफाइन करते हैं, फिर हम रोज बनाते हैं और हर रो के अंदर जितने टी डी टैग ऐड करेंगे उतने हमारे पास कॉलम्स बन जाएंगे एक रो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले टेबल टैग, उसके अंदर टेबल का रो, उसके अंदर टेबल रो के अंदर डिफरेंट कॉलम्स बनाने के लिए हम टी डी का टैग ऐड करेंगे। ठीक है, फिर हमने कुछ देखा था कि सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग एट्रीब्यूट्स क्या काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था रो स्पैन और कॉल स्पैन क्या काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं, ये हम बात कर रहे थे टेबल। अब इसको मैं एडिट करता हूँ। अच्छा, इस तरह का टेबल बना था, हमने देखा था टेबल, टेबल रो, और जितने कॉलम्स बनाने होंगे उतने मैं टी डी ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, एक रो के लिए मैं टी आर ऐड करूंगा और हर कॉलम के लिए मैं टी डी ऐड करता जाऊंगा। फिर हमने ये चीज देखी थी कि टेबल के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स में सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग होती है। सेल स्पेसिंग क्या चीज थी? सेल स्पेसिंग जो इन दोनों सेल्स के दरमियान, इस वाले सेल और इस वाले सेल के किसी भी दो सेल के दरमियान में टेबल का एक डिस्टेंस होगा, उसको हम कहेंगे सेल स्पेसिंग। ठीक है, और सेल पैडिंग क्या चीज थी? आप कह लें कि इस कंटेंट के और इस जो मेरा सेल बना हुआ है एक टेबल का, उसके बॉर्डर के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे ये मेरी सेल पैडिंग है। ठीक है, तो ये सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग हो गई। फिर हमने देखा था कुछ हमारे पास इस तरह के रोज और कॉलम्स होते हैं जो मल्टीपल रोज पे आ रहे होते हैं या मल्टीपल कॉलम्स पे आ रहे होते हैं। ठीक है? तो उसके लिए हमने क्या किया था? उसके लिए हमने रो स्पैन और कॉलम स्पैन का एट्रीब्यूट देखा था। अब रो स्पैन और कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट किस पे लगते हैं? रो स्पैन और कॉलम स्पैन टीडी के ऊपर एट्रीब्यूट लगते हैं। तो टीडी के ऊपर क्यों है? क्योंकि एक ही सेल का हम नंबर ऑफ रोज बढ़ा सकते हैं या एक ही सेल के हम नंबर ऑफ कॉलम्स बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सॉरी। अच्छा, तो अब हमने ये बढ़ाए कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कोड के अंदर, तो जो ये आखिरी वाला कॉलम है ये दो रोज के अंदर आ रहा है, एक ये पहली वाली रो और ये दूसरी वाली रो। इसका रो स्पैन क्या है कि ये दो रोज के ऊपर आ रहा है। ये जो एक सेल है दो रोज के ऊपर आ रहा है, तो इसका रो काउंट कितना हो गया? 2। तो अब इस कॉलम को मैं ढूंढूंगा कि ये सॉरी इस सेल को ढूंढूंगा कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है और इसका रो स्पैन मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसका रो स्पैन मैंने 2 कर दिया। इसी तरह जो आखिरी सेल था, लास्ट सेल, रो 3 का पहला सेल, वो पहला सेल जो है वो कितनी जगह ले रहा है? वो पहला सेल 3 कॉलम्स ले रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका कॉलम स्पैन मैं 3 कर दूंगा क्योंकि ये 3 कॉलम्स इसने लेने थे, तो इसलिए इसका मैंने कॉलम स्पैन क्या कर दिया? 3 कर दिया। अच्छा, फिर हमने एक और चीज देखी थी कि विड्थ 100% करने से क्या होता है कि जो भी आपकी स्क्रीन होगी, जिस स्क्रीन का भी आपका स्क्रीन साइज होगा, उसमें वो उसको फिट करने की कोशिश करेगा, जो भी आपका टेबल है उसमें। तो हम इस तरह से अपने टेबल को कह लें आपके यूज कर सकते हैं लेआउट डिजाइन करने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमने आगे थे बात करना शुरू कर दी थी हमने HTML फॉर्म की। ठीक है, ये इस तरह का फॉर्म हमने बनाया था अभी तक। अ, अच्छा, तो फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्म का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लगाना पड़ता है। स्टार्टिंग टैग हमने लगा लिया, एंडिंग टैग हमने लगा लिया। उसके बाद देखें क्या होता है कि एक्शन और मेथड, ये दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है फॉर्म के जो मुझे डिफाइन करने पड़ते हैं। एक्शन क्या चीज डिफाइन करता है कि जो भी डाटा कलेक्ट होगा इस फॉर्म से,
वो मैंने कहाँ पे भेजना है। तो अभी मेरे पास कोई जगह नहीं है भेजने को, कोई बैक एंड स्क्रिप्ट नहीं बनाई हुई, कोई पीएचपी कोई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास नहीं है अभी सीखी हुई जिसको मैं ये आगे फॉरवर्ड कर सकूँ। तो अभी मैं हैश लगा देता हूँ। इस हैश का क्या मतलब है कि जहाँ से फॉर्म जनरेट हुआ है वहीं पे ये कह लें कि इसको रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है, ये उसी पेज पे वापस रीडायरेक्ट होगा। फिर हमारा मेथड होता है, ठीक है, दो पॉपुलर मेथड है गेट एंड पोस्ट। इसके बारे में आज हम थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। गेट मेथड में क्या होता है, हम यूआरएल में इंफॉर्मेशन डालते हैं। पोस्ट मेथड में क्या होता है, एचटीटीपी हेडर में डालते हैं और यूआरएल में इंफॉर्मेशन हमारी नहीं जाती, ठीक है। तो ये तीन चीज, ये हमें दो डिफाइन करने पड़ते हैं, एक्शन और मेथड फॉर्म बनाते हुए। फिर हमने देखा था कि फॉर्म के अंदर काफी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उनमें सबसे पहले एलिमेंट था सिंपल टेक्स्ट इनपुट। अच्छा, अब टेक्स्ट इनपुट बिना तीन टाइप टाइप के होती है। एक टेक्स्ट इनपुट सिंपल टाइप टेक्स्ट होती है जिसमें हम सिंगल लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं इस तरह से। हाँ, जिस तरह से आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट नेम है, यहाँ पे मैं अपना नेम लिख सकता हूँ। तो ये सिंगल लाइन इनपुट हो गया, ठीक है। सिंगल लाइन इनपुट ले रहा हूँ और मैं मल्टीपल लाइन यहाँ पे नहीं डाल सकता। इसकी मैं मैक्सिमम लिमिट भी सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर डिफाइन किया हुआ है और भी इसके काफ़ी सारी कह लें आप एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको नाम लिख के आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने एक और इनपुट टाइप देखी थी पासवर्ड। उसमें क्या करते थे हम, इनपुट टाइप पासवर्ड, अगर इसको मैं पासवर्ड कर दूँ तो क्या होता है कि जो भी मैं लिखूंगा वो मुझे नजर नहीं आएगा। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये कल वाला हमने इतना ही देखा था, इससे आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी के कोई सवाल? अच्छा, ये लेक्चर नंबर ये 9 है, ठीक है। अभी लेक्चर नंबर 9 क्यों है, क्योंकि मेरी गलती जरा सी, मेरी जो गिनती थी वो जरा सी गलत हो गई थी। तो जो ओरिएंटेशन था वो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो उस तरह से आज हमारा लेक्चर नंबर 9 बनता है, क्योंकि कल लेक्चर नंबर कल 10 क्लासेस हो चुकी होंगी। तो वो आवाज सही नहीं आ रही, मैं देखता हूँ इस मसले को। अच्छा, मैं ये आपकी आवाज तो मुझे बताइएगा। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, क्या देख रहे थे हम? एचटीएमएल टेबल्स देख लिया हमने, और अब हमने देखना था, अच्छा हाँ, सिंगल लाइन इनपुट कंट्रोल देख लिया हमने। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड के भी काफी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, टाइप है, नेम है, वैल्यू है, साइज है, ठीक है। अब ये साइज क्या करेगा कि कितने नंबर ऑफ जो करेक्टर है वहां तक इसकी जो डिस्प्ले है उसका साइज हो। इसका क्या मतलब है, गलत क्लिक, कि ये जो विंडो है इसका साइज कितना हो। और मैक्सिमम लेंथ क्या होगा कि आप कितने नंबर कट, कितने डिजिट मैक्सिमम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 8, मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 से आगे ये एंटर नहीं हो रहा। मैं कीबोर्ड दबा रहा हूँ, आपको आवाज आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ एंटर नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये मैक्स लिमिट इसकी मैंने सेट कर दी है। इसी तरह के और एट्रीब्यूट्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे तो फिर कम लिखे हुए, अगर आप मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट देखने के लिए, W3 स्कूल पर आप टैग चेक कर, इनपुट कंट्रोल चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड W3 स्कूल्स, ठीक है। तो W3 स्कूल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्यों हमने चेक करना है, क्योंकि ये आपका कह लें स्टैंडर्ड है जो मेंटेन करता है HTML के स्टैंडर्ड को, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? सर, इस टेबल को सेंटर में अलाइन कैसे
करेंगे। ये सेंटर में ही लाइन है, जब आप विड्थ 100% कर देंगे तो सेंटर लाइन हो जाएगा। नहीं तो इसके लिए मार्जिन होता है, वो CSS में हम देखेंगे तो CSS में हो जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सॉरी मेरे से गलत क्लिक हो रहा है आज बार बार। अच्छा, हम आगे जा रहे थे। हम आए थे अब मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल पे। ठीक है। अ, अब मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल क्या होता है? मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल हम यूज करते हैं कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी हो हमने, या कुछ पैराग्राफ वगैरह हमने लिखनी हो, या ज़्यादा पैराग्राफ वाली इनपुट लेनी हो, तो हम उसके लिए मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? टेक्स्ट एरिया। ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया के टैग को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। मैं एक लाइन ब्रेक ले लेता हूँ, खुद के 2 लाइन ब्रेक लेते हैं। अच्छा, और हमने क्या करना है? टेक्स्ट एरिया। अच्छा, अब टेक्स्ट एरिया में हमने रोज, इसको कर देते हैं 10, और कॉलम्स ये डिफाइन करना था, कर देते हैं हम 30। अब ये रोज और कॉलम्स क्या है? ये रोज और कॉलम्स ये हैं कि कितना विड्थ और उसकी हाइट कितनी हो। ठीक है, मैं इसको अगर आपको दिखाऊं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास रोज और कॉलम्स आ गए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लेबल भी देते हैं। अच्छा, लेबल यहाँ पे नहीं आएगा, आ जाएगा। छोटा कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये देखें आप, ये इसको आप अपनी मर्जी से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसको फिक्स करना हो तो फिक्स करने के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप पूरे का पूरा पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मैं जूम इन कर लेता हूँ फिर से थोड़ा सा। इसको आप अपनी मर्जी से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आ तो रही है मेरे ख्याल में आवाज। अब आ रही है आपको आवाज? अच्छा, टेक्स्ट एरिया में देखते हैं हम, यहाँ पे देखें नेम, रोज, कॉलम्स ये मेन थे। इसके अलावा आप हाइट वगैरह भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें टेक्स्ट एरिया, हाँ ये एट्रीब्यूट है। अच्छा, ये ऑटो फोकस, ऑटो फोकस का क्या मतलब होता है? जब भी पेज लोड होगा तो जो राइटिंग के लिए जो आपका कर्सर होगा ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको आप 0 या 1 कर सकते हैं। कॉलम्स और फिर नीचे रोज होगा, कहीं पे प्लेस होल्डर डाल सकते हैं, या आप मैक्सिमम लेंथ डाल सकते हैं। डिसेबल्ड का मतलब है कि उस वो नज़र तो आएगा लेकिन उस पर आप लिख नहीं सकते। ठीक है। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि जिस तरह से फॉर्म में आपने देखा है कि अगर आप वो वाली चीज़ रिक्वायर्ड वाली चीज़ फिल ना करें तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता। अगर वो वाला करना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। रैप है, रैप या आप हार्ड कर सकते हैं या सॉफ्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट का मतलब वो उसको आप चेंज कर सकते हैं उसकी विड्थ वगैरह को, और हार्ड का मतलब है कि वो फिक्स्ड लेंथ का हो। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। अब ये हमने ट्राई कर लिया टेक्स्ट एरिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब आए थे हम चेक बॉक्स कंट्रोल पे। अब ये चेक बॉक्स कंट्रोल क्या करता है? ये चेक बॉक्स कंट्रोल ये करता है कि हमें कोई ना कोई एक चीज सेलेक्ट करनी होती, सॉरी, कोई भी हम चीज अगर मैंने पहले से ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो तो मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, मैं पहले चेक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, हम उसको बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका फायदा क्या होता है, ठीक है। अच्छा, चेक बॉक्स बनाते कैसे हैं? चेक बॉक्स बनाते इस तरह से कि इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। तो ये मेरा एक चेक बॉक्स बन जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक चेक बॉक्स बन गया, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, कुछ इसको मैं इस्तेमाल कर भी लूँ तो वैल्यूज की क्या सेंड करूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लेबल डाल देता हूँ उसका। लेबल इस तरह नहीं डालेंगे हम, वैल्यू है, लेबल भी होता है इसका, मैं एक मिनट देखता हूँ। इनपुट HTML टैग्स हैं यहाँ पे, इनपुट देखेंगे हम, लेबल चेक करते हैं। लेबल टैग आ गया है, अब लेबल दूसरा तरीका नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये मैं वैसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ, तो जिस तरह से कोई सब्जेक्ट हो, यहाँ पे मैंने फॉर्म बनाना है, फॉर्म में मैंने लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। और एक और मैं लाइन ब्रेक ऐड कर देता हूँ, बी आर। अच्छा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैथ्स। अब ये इनपुट टाइप चेक बॉक्स नजर आ रहा होगा मुझे, और उसके आगे मैथ्स लिखा होगा, ठीक है। एक और लाइन ब्रेक डाल लेते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह का मैंने एक और डालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे ये तो चेक बॉक्स बन गए, ठीक है। चेक कर सकता हूँ मैं इसे और अनचेक कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन अब दो मसले हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने कौन सा चेक बॉक्स चेक किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे हम नेम डालेंगे, इसको मैं मैथ्स कर देता हूँ और इसको मैं फिजिक्स कर देता हूँ, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे ये पता चल जाएगा कि अब कौन सा वाला चेक हुआ है या कौन सा वाला चेक नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पे इसकी ऑन या ऑफ, इसकी वैल्यू रख देते हैं ऑन। इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं चेक करूंगा इसकी, तो इसकी मैथ्स की वैल्यू क्या जाएगी आगे एंड पे, इसकी वैल्यू जाएगी ऑन की, ठीक है। अभी हमने सबमिट का बटन नहीं डाला हुआ, जब सबमिट का बटन डालूंगा तब आपको पता चलेगा कि ये फॉर्म जो सबमिट होता है वो किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। तो ये हमारा चेक बॉक्स का फॉर्म हो गया। अच्छा, अच्छा, कोई चीज रहती तो नहीं है। एक चीज होती है चेक की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेक लिख देता हूँ,
खाली चेक लिखने से क्या होगा, इसको मैं रीलोड करता हूँ तो आप देखें बाय डिफॉल्ट ये चेक हुआ हुआ है। ठीक है, ये चेक में उठा के, ये वाला चेक उठा के मैं अगर इधर रखता हूँ तो मैं, अब क्या होगा, अब बाय डिफॉल्ट मैथ वाला चेक हो जाएगा और फिजिक्स वाला अनचेक हो जाएगा। ठीक है, जब मैं लोड करूंगा तो बाय डिफॉल्ट मैथ वाला चेक हुआ हुआ है और फिजिक्स वाला अनचेक हुआ हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो जब भी मैं रीलोड करूंगा, क्योंकि मैथ्स के साथ, मैथ के चेक बॉक्स के साथ मैंने चेक लिखा हुआ है, तो क्या होगा, मैथ की वैल्यू चेक हुई भी होगी। ठीक है, अच्छा चलें आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स यूज क्यों करते हैं? ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट, हम चेक बॉक्स क्यों यूज करते हैं और चेक बॉक्स की बजाय ये आप कह लें कि ये क्यों नहीं यूज करते कि मैं सब्जेक्ट लिखूं, सब्जेक्ट के आगे ये सिंगल लाइन इनपुट कंट्रोल डाल दूं। तो होता क्या है कि अगर मैं सिंगल लाइन इनपुट कंट्रोल डाल दूं तो कई लोगों के मैथ्स के स्पेलिंग फर्क होंगे। ठीक है, कई कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी कर सकता है, कोई मैथ्स लिख सकता है, कोई मैथमेटिक्स लिख सकता है, कोई कुछ और लिख सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे। ठीक है, अपना नाम लिख सकता है, गलत एंट्री कर सकता है फॉर्म पे। तो उस चीज से बचने के लिए क्या होगा, अगर मैंने उसको ट्रू या फॉल्स की ऑप्शन दी है खाली, तो मेरे डेटाबेस के अंदर सही वैल्यू एंटर होगी। अगर मैं यहाँ पे लिखना देता हूँ उसे, यहाँ पे इस तरह की कोई फील्ड देता हूँ उसे, जो टेक्स्ट इनपुट है, उससे क्या होगा, उससे काफी सारी गलतियां सामने आएंगी। ठीक है, आपके डेटाबेस के अंदर। अच्छा जी, ये हो गया। तो चेक बॉक्स का हमें फायदा क्या होता है, चेक बॉक्स में हमें पता होता है कि डेटाबेस के अंदर या यूजर ये वाली वैल्यू एंटर कर सकता है। तो अगर हमें पहले से पता हो कि ये वाली वैल्यू है तो उसके लिए मैं चेक बॉक्स बना सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए और भी ऑप्शन है, वो आगे जाके हम देखेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं रेडियो बटन पे। ठीक है, अब चेक बॉक्स और रेडियो बटन में क्या फर्क है, ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन रेडियो बटन किस तरह से बिहेव करता है हम डाल के देख लेते हैं। अच्छा, मैं इसी को एमुलेट करता हूँ, तो लाइन ब्रेक डाल देते हैं हम। हम इस तरह से बनाते हैं, इनपुट टाइप रेडियो। अच्छा, अब ये ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला टिक बॉक्स बना था। रेडियो बटन क्या होगा, रेडियो बटन ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू रख देते हैं, नेम रख देते हैं, नेम इसका रखते हैं हम जेंडर। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं मेल। ठीक है, और इसी तरह से हम फीमेल के लिए भी बना लेते हैं। अच्छा, एक काम मैं करता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसका नाम मैं मेल रख देता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ फीमेल। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये मेल और फीमेल हो गया, नजर आ गया मुझे, ऑप्शन आ गए। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं जेंडर लिख लेता हूँ। तो इस तरह का फॉर्म बन गया कि जेंडर मेल होगी या फीमेल। इसको एक और लाइन ब्रेक, मैं मेल को चेक कर सकता हूँ या मैं फीमेल को चेक कर सकता हूँ। लेकिन ये देखें क्या हुआ है, ये काम खराब हो गया, मैं दोनों को चेक कर रहा हूँ। असल में जब भी हम रेडियो बटन और चेक बॉक्स में फर्क ही है कि चेक बॉक्स में साइमल्टेनियसली जो वैल्यूज हैं उनको चेक कर सकता है, लेकिन रेडियो बटन किस लिए होते हैं
रेडियो बटन इसलिए होते हैं कि जो जितनी भी ऑप्शन हैं, जिस तरह एमसीक्यूज होते हैं उसमें से आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। दोनों क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अभी नहीं बताया, वैसे मैंने ये चेंज की थी जिसकी वजह से सिलेक्ट नहीं हो रहे। अगर दोनों का नाम सेम होगा, अगर दोनों का नाम सेम होगा तो अब देखें अब क्या होता है। अब मैं मेल को चेक किया, मैंने मेल को चेक हो गया। अब मैं फीमेल को चेक करूंगा, फीमेल को क्लिक करूंगा तो मेरा मेल वाली जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैं एक ही आंसर सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और जेंडर में भी यही होता है कि आप एक ही आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जब मैं मेल को सिलेक्ट करता हूँ फीमेल अनचेक हो जाता है, जब मैं फीमेल को क्लिक करूंगा तो मेल अनचेक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नुमान साहब कह रहे हैं कंफ्यूजन बिटवीन नेम एंड वैल्यू टैग इन द इनपुट टैग। अच्छा, अब फर्क पता चल गया आपको नेम एंड वैल्यू का, ठीक है। अब मैंने एक ही नेम, नेम है खाली आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। एक ही नेम दो ग्रुप का हो सकता है, ठीक है। अब उस दो चीजों का मैं एक ही नेम करूंगा, उसका क्या मतलब है कि ये दोनों एक ही ग्रुप के अंदर है। अच्छा, इसी तरह मैं इसको यहाँ पे भी ये कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको भी सब्जेक्ट कर सकता हूँ नेम को, इसके सब्जेक्ट को भी नेम कर सकता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू फिजिक्स और अ, कुछ भी है वो कर सकता हूँ। लेकिन हम ये करते क्यों हैं? नेम लाते हम इसलिए हैं ताकि बैक एंड पे हम आइडेंटिफाई कर सकें। अब ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्म के अंदर फिल कर ली है। आपका एज ए वेब डेवलपर काम क्या होगा, आपने इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है और प्रोसेस करना है, ठीक है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्क्स लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ SDF तो आप इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे इस फॉर्म से? आपको कैसे पता कि फर्स्ट नेम जो है वो मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इस तरह से पता चलेगा कि आप देखेंगे कि नेम एफ नेम की वैल्यू क्या है। तो एफ नेम की वैल्यू क्या सेट हुई हुई होगी? एफ नेम की वैल्यू सेट हुई हुई होगी जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड की वैल्यू क्या सेट हुई हुई होगी? नेम पासवर्ड की वैल्यू क्या सेट हुई हुई होगी? जो भी आपने पासवर्ड लिखा हुआ है। इसी तरह नेम मैथ्स की वैल्यू क्या होगी? ऑन होगी अगर वो चेक होगा तो, और फिजिक्स की वैल्यू ऑन होगी अगर वो चेक होगा तो। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ऑफ होगी। और इसी तरह जो जेंडर है, नेम जेंडर, उसकी वैल्यू क्या होगी? मेल और फीमेल डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या चेक किया हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी? वैल्यू वैल्यू है, और नेम आप कह लें कि आपका वेरिएबल नेम होगा, ठीक है। नेम से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ये वाला फॉर्म है इसमें कौन सी वाली इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। इसका नाम है फर्स्ट नेम, इसका नाम पासवर्ड, इसका नाम मैथ्स है, इसका नाम फिजिक्स है, और इस ग्रुप का नाम क्या है? जेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ग्रुप किया हुआ है, ग्रुप क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ही आंसर चाहिए। यहाँ पे मैं देखूंगा मैथ्स की वैल्यू ऑन है, फिजिक्स की वैल्यू ऑन है या ऑफ है, तो मैं नेम से चेक करूंगा, जो वैल्यू है वो उनकी वैल्यू होंगी, ठीक है। ये अभी भी आप कंफ्यूज ही होंगे मेरे ख्याल में, लेकिन जब आप इसकी एक दफ़ा भी प्रैक्टिस कर लेना तो ये क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल में अब तक वैसे क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं समझ आई तो फिर मैं दोबारा भी समझा दूँगा। अच्छा, इसमें भी वही वाली चीज़ें हैं, टाइप है, नेम है, वैल्यू है, ये तीनों हमने देख लिए हैं। फिर इसमें भी चेक हम कर सकते हैं कि मैं चारों के जो फॉर्म है बाय डिफॉल्ट उसमें जो वुमन है वो चेक हो। CHECK, तो अब क्या होगा, अब मैं फॉर्म रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे कि वुमेन चेक हुआ हुआ है। जब भी मैं फॉर्म रीलोड करूंगा तो ये वो फीमेल जो है उसको चेक हुआ हुआ होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पहले से कोई ऑप्शन बाय डिफॉल्ट कोई ऑप्शन चेक हुई भी हो तो उसको आगे आप चेक लिख सकते हैं, ठीक है। उसको यूजर जो है वो अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है। अच्छा, सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल से पहले मैं रिवाइज कर दूं
कि हम चेकबॉक्स किस लिए यूज करते हैं? चेकबॉक्स हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें पता होता है कि यूजर ने यही वाली वैल्यू लिखनी है, तो यूजर कोई गलती ना करते, इसलिए मैं उस वैल्यू को चेकबॉक्स में कंट्रोल कर देता हूँ। रेडियो बटन हम किस लिए यूज करते हैं? रेडियो बटन हम अक्सर इसलिए यूज करते हैं कि अगर मल्टीपल यूजर में से, मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमने चूज करवानी हो यूजर से, तो उसके लिए हम रेडियो बटन यूज करते हैं। ठीक है, यूजर के लिए डाटा डालना इस तरह से आसान होगा, बजाय इसके कि यहाँ जेंडर लिखा और इस तरह का आगे आप सिंगल लाइन इनपुट लगा दें, उसके अंदर वो अपना जेंडर के अंदर अपना नाम लिखते, ना मेल लिखे ना फीमेल लिखे, तो डेटाबेस में आपकी गलत डाटा एंट्री होगी। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं सेलेक्ट बॉक्स पे। अब ये सिलेक्ट बॉक्स क्या करता है? इसको आप लोगों ने शायद देखा होगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं इसे। अब ये ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? ये हमें लिस्ट प्रोवाइड करता है मल्टीपल, आप कह लें पॉसिबल ऑप्शंस की, जिनमें से हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो इसका यूज करने का मकसद भी वही चेकबॉक्स वाला ही होता है कि यूजर खुद से कोई गलत डाटा एंटर ना करे, इसलिए हम उसको पहले से प्रोसेस डाटा देते हैं कि इनमें से कोई ऑप्शन वो सिलेक्ट कर ले। अच्छा, अब ये करते किस तरह से हैं? अब ये करते इस तरह से हैं कि यहाँ पे हम लगा देते हैं लाइन ब्रेक और एक और लाइन ब्रेक लगा देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट ही लिखते हैं, सब्जेक्ट ही होता है मल्टीपल। अच्छा, और एक और लाइन ब्रेक लगाते हैं इसके बाद, सब्जेक्ट के बाद यार अच्छा, अब ये होता है किस तरह से है? ये होता है सिलेक्ट स्टार्ट, सिलेक्ट क्लोज, और इसका सिलेक्ट का नेम रख देते हैं हम, नेम इज इक्वल टू DDL सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट इसको कह सकते हैं, सिलेक्ट बॉक्स कह सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं आप इसको कहने के लिए। अच्छा, अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं, इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें, ये सब्जेक्ट का ड्रॉप डाउन आ गया, लेकिन अभी मैंने कोई इसमें ऑप्शन नहीं डाली हुई। अच्छा, आप लोगों का ना ये मैं फॉर्म अभी तक जो किया है वो मैं स्लैक पे दे देता हूँ, बल्कि ये इसको करके ना फिर मैं स्लैक पे दे देता हूँ। अच्छा, अब इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट तो मेरे पास बन गई है एक, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन तो बन गया, लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, अब वैल्यू पॉपुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह से आपने लिस्ट देखी थी अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट हम बनाते थे, उसके लिए UL या OL का टैग लगाते थे, उसके अंदर लिस्ट आइटम करते थे, तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन, और ऑप्शन के बाद हम लिखेंगे इसके वैल्यू। ठीक है, पहले में मैथ्स लिख देते हैं और ऑप्शन को क्लोज करने से पहले ऑप्शन का लेबल लिखेंगे। इसी तरह मैं फिजिक्स डालनी होगी तो मैं यहाँ पे फिजिक्स डाल दूंगा, इसी तरह से केमिस्ट्री डालनी होगी तो मैं केमिस्ट्री वैल्यू केमिस्ट्री। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पे आपके पास जो भी आप वैल्यू सिलेक्ट करना चाहेंगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको, बल्कि इसको क्लियर नहीं करते, इसको इस तरह करते। अच्छा, ये इतना फॉर्म ये जो तैयार हो गई, ये मैं आपको भेज रहा हूँ स्लैक के ऊपर। जनरल में कुछ कहते हैं वो टेबल के फॉर्म में, सर प्लीज नोट फ्रॉम लेक्चर वीडियो डिलीट ना करिएगा। ये मैं लेक्चर वीडियो मैं खुद नहीं डिलीट करता, आप
राना सुहेल है, उनसे बात कर सकते हैं, या सर तौसीफ से बात कर सकते हैं कि वो वीडियो डिलीट ना करें। सर प्लीज़ 1 वीक तक तो लेक्चर डिलीट ना किया करें। ये मैंने आपको कहा था कि आप ये वाली बात तौसीफ साहब से करें, वो आपका मसला हल कर सकते हैं। ये चीज़ जो लेक्चर डिलीट करना, ये मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, ये कोड है, ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। अभी चलाना है तो अभी चला लें, अगर किसी ने कोड साथ साथ नहीं कर रहा था। तो इसको हम बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बाकी फाइल्स भी देता जाऊँ। अच्छा, ये सिलेक्ट बॉक्स हो गया। आप सिलेक्ट बॉक्स में मैं एक ऑप्शन होती है, अच्छा हाँ, एक ऑप्शन होती है सिलेक्टेड की। अब वो सिलेक्टेड की ऑप्शन क्या होती है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो फिजिक्स है वो जिस तरह चेक की ऑप्शन थी ना, जिस तरह यहाँ पे मैंने चेक की ऑप्शन लगाई थी, ठीक है, उसी तरह सिलेक्टेड की ऑप्शन क्या करेगी, वो पहले से ही सिलेक्टेड का मतलब जिस तरह सिलेक्टेड वजीर आजम कहते हैं लोग, ये वही सिलेक्टेड होगा कि ये पहले से मैं ऑप्शन दे रहा हूँ इस तरह से आपको। किस तरह है आपको ये नजर आएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो आप देखें, पहले मैथ्स नजर आ रहा था, अब मैंने सिलेक्टेड फिजिक्स किया तो फिजिक्स नजर आएगा। रिफ्रेश करता हूँ, फिजिक्स नजर आएगा आपको। इसी तरह से अगर मैं सिलेक्टेड जो है उसको मैं केमिस्ट्री को करता हूँ तो आपको ये केमिस्ट्री नजर आएगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ, केमिस्ट्री नजर आएगी। चलो मैं तौसीफ साहब से बात करता हूँ, सॉर्ट आउट करते हैं हम कुछ इसको। ये लेक्चर नंबर 9 है, वो मेरे से गलती हो गई थी काउंटिंग में। अच्छा, ये क्वेश्चन है जी, सर रेडियो में ग्रुप के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, जो रेडियो है, ये हमने रेडियो बनाया था, इसमें क्या किया था, इनपुट टाइप रेडियो और नेम। अब ये दोनों का नेम मैंने सेम किया तो ये ग्रुप हो गए हैं, ठीक है। इसका नेम भी जेंडर ही है और इसका नेम भी जेंडर ही है। अब ये ग्रुप होने से क्या होता है, ग्रुप होने से ये होता है कि या तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ या मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी में ऑप्शन 3 भी डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ ऑप्शन 3, तो यहाँ पे देखें आप कि अब मैं इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। वैसे तो 2 ही ऑप्शन होती हैं, लेकिन मैं किसी एक ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं ये जेंडर नहीं करता, मैं यहाँ पे इसको कुछ कर देता हूँ, कोई भी ABC रख देता हूँ। अब क्या होगा, अब देखें, अब ये मेल और फीमेल ग्रुप्ड है, लेकिन ऑप्शन 3 ग्रुप नहीं है। अब मैं इसको इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन 3 पहले से सिलेक्ट हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये इसको हम कहते हैं ग्रुप करना। नाम एक रखता हूँ मैं, तो वो ऑप्शंस जो है ग्रुप हो जाती हैं। फिर ग्रुप का मतलब ये होता है या तो मैं मेल सेलेक्ट करूंगा या मैं फीमेल सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। होपफुली क्लियर हो क्या हो गई बात। सर मैं जहाँ रह रहा वहाँ इंटरनेट का इशू, काइंडली मुझे स्लैक पे लेक्चर की वीडियो मिल सकती है। इंटरनेट, यार ये वीडियो के लिए ना आप हमारे SNE से कहें कि आप जो लेक्चर की वीडियो है उनको सॉफ्ट फॉर्म में दे दें, ठीक है। या आप किसी स्टूडेंट से बात कर लें, वो आपको सॉफ्ट फॉर्म में शायद प्रोवाइड कर दे। मेरे SOPs में नहीं है कि मैं आपको वीडियो जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में प्रोवाइड करूँ, या आपको कोई स्टूडेंट हेल्प कर सकता है। अच्छा जी, अच्छा ये बात हो गई। तो ये हमारे पास 4-5 चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं जनाब, अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको दोनों के एट्रीब्यूट्स के कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं। जिस तरह नेम तो हमने देख लिया था, साइज है, साइज के कितने, जो स्क्रोलिंग लिस्ट है उसका साइज क्या हो सकता है, आप उसको 10-20 कितने आइटम्स उसमें नजर आए, ठीक है। अगर आपने 20 आइटम्स डालें और आप 10 आइटम्स दिखाना चाहते हैं
तो वो लिस्ट स्क्रोलेबल बन जाएगी। ठीक है, इसको भी मैं करके दिखा ही देता हूँ। इसको ना हम रिपीट कर देते हैं ऑप्शंस को। रिपीट तो इस तरह से नहीं कर सकते, रिपीट कर लेते हैं। डेटा इंटेग्रिटी तो नहीं रहेगी, लेकिन रिपीट मैंने कर दिया है खाली एग्जाम्पल के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखें ये सारी लिस्ट आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ साइज इक्वल टू 3, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखें ये स्क्रोलेबल लिस्ट आ रही है आपके पास। ठीक है, और ऑप्शन है कि अगर आपने मल्टीपल ऑप्शन बीच में से सिलेक्ट करनी हो तो आप उसमें मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे आप, मल्टीपल यहाँ पे लिखेंगे आप मल्टीपल। तो इससे क्या होगा आपकी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं मेन चीज के ऊपर कि अब फॉर्म से हमने डाटा लेने के काफी सारे तरीके देख लिए। ठीक है, हमारे पास सिंगल लाइन इनपुट है, मल्टी लाइन इनपुट है, पासवर्ड है, चेक बॉक्स है, और ये रेडियो बटन हो गया। तो अब हम आ जाते हैं बटन्स की तरफ। बटन्स का काम क्या होता है? बटन का काम होता है, आप वैसे बटन से काफ़ी सारे काम ले सकते हैं सबमिट करने के अलावा भी, लेकिन मेन काम जो है वो बटन का वो ये है कि मैं प्रेस करता हूँ और ये जो वैल्यूज हैं सारी ये सबमिट हो जाती हैं। सबमिट का होती हैं सर्वर के ऊपर। सर्वर के ऊपर क्या होगा, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह होगी तो वो उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सबमिट का बटन लगाता हूँ पहले, बाकी बटन हम बाद में देखेंगे। सबमिट के बटन में काफ़ी सारे काम करने हैं हमने। इनपुट, टाइप, सबमिट, नेम, सबमिट, वैल्यू, सबमिट। अब इसके बटन के अंदर आपने कुछ लिखना भी हो तो आप यहाँ पे लेबल, इसको कहाँ पे, यहाँ पे, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। तो लाइन ब्रेक देते हैं तो थोड़ा सा स्टाइल ज़रा बेहतर कर लें हम। मैंने वैसे ये ब्यूटीफाई वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ, तो हम क्या करते हैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ एक। बॉर्डर दे के देखते हैं क्या बनता है इसका। बॉर्डर नहीं आया इसका, नहीं आएगा शायद। चलो, अच्छा ये काम हो गया। अच्छा, आप देखें यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखता हूँ 1 2 3, फिजिक्स कर दिया, मेल कर दिया, सब्जेक्ट हमने मैथ्स कर दिया। ठीक है, अब मैं देखें सबमिट का बटन दबाता हूँ तो क्या होगा। सबमिट के बटन से पहले देख लें क्या है। मैं मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है माज अहमद डेस्कटॉप न्यू फोल्डर, और इसके अंदर ये form.html पड़ा हुआ है, ये है यूआरएल पूरा। ठीक है, अच्छा इसको मैग्नीफायर को इसको थोड़ा सा कम मैग्नीफाई कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिंक में अभी इस तरह से है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने सबमिट किया तो क्या हुआ,
ये पेज दोबारा से मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ जूम और मैं आपको लिंक दिखाता हूँ। अच्छा लिंक देखें आप, लिंक में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। ये लिखा हुआ है, इसको और जूम कर लेते हैं। एफ नेम, मास, पासवर्ड 123, मैथ्स ऑन, जेंडर मेल, डीडीएल सब्जेक्ट मैथ्स एंड सबमिट इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ है, ये मैंने आपको बताया था, इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए, कि जब भी मैं गेट करूंगा तो जो वैल्यू होगी मेरी वो कहाँ से जाएगी, वो यूआरएल के थ्रू जाएगी। तो आप देख रहे हैं मेरे सारे फॉर्म की वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है, मेरे सारे फॉर्म की वैल्यू पड़ी हुई है इस यूआरएल में, ठीक है। एफ नेम, इसका नाम क्या था, इसका इसका एफ नेम था ना नाम, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। इस बॉक्स का नाम एफ नेम था, जिस जहाँ पे मैंने माज एंटर किया, ठीक है। तो एफ नेम, उसके अंदर माज है, और इस बॉक्स का नाम मैंने क्या रखा हुआ है, पासवर्ड। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस बॉक्स का नाम है एफ नेम, दूसरे बॉक्स का नाम है पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड की वैल्यू क्या थी 123, और मैंने 123 यहाँ पे लिखी थी। फिर इस चेक बॉक्स का नाम क्या था, मैथ्स, इसका नाम था फिजिक्स, ठीक है। तो खाली मैथ्स ऑन था, तो इसलिए मैथ्स की वैल्यू चली गई वहां पे। ये देखें, मैथ्स और मैथ्स की वैल्यू चली गई, ठीक है। मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ 123 लिख दूँ वैल्यू, तो मैथ्स की वैल्यू 123 चली जाएगी, ठीक है। फिजिक्स चेक नहीं था, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिजिक्स नहीं है। इसी तरह आगे जेंडर, मेल, डीडीएल सब्जेक्ट मैथ्स और सबमिट सबमिट, ठीक है। तो ये किससे हुआ, ये गेट से हुआ, ठीक है। अब मैं इसी मेथड को मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे गेट की जगह मैं करता हूँ पोस्ट। बॉर्डर हटा दें, ये यहाँ पे नहीं लगेगा, इसके लिए डिफ लगाना पड़ेगा। ओह सॉरी, मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये फॉर्म आ गया, यहाँ पे मैं वही चीजें ऐड करता हूँ, मास 123, सब्जेक्ट मैं फिजिक्स को भी चेक कर लेता हूँ, मेल, और अच्छा अब देखें मैं सबमिट दबाऊंगा तो क्या होगा। अब मैंने सबमिट दबाया, वही फॉर्म वापस आ गया, लेकिन यहाँ पे देखें जो मेरा, मैग्नीफायर दोबारा से खोलता हूँ, जो मेरा लिंक था वहां पे वो फॉर्म जो है वो लिंक के थ्रू नहीं गया, फॉर्म अब HTTP हेडर्स के थ्रू गया। वो क्या HTTP हेडर क्या होता है उनको छोड़िए, आप बाद में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें फर्क क्या था कि गेट में जब मैं करता हूँ तो क्या होता है, जो मैं इसकी वैल्यू गेट रखता हूँ, यहाँ पे मेथड की वैल्यू गेट रखता हूँ, तो क्या होगा कि सारी वैल्यू यूआरएल में जाएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू पोस्ट रखता हूँ तो क्या होगा कि यूआरएल में वैल्यू नजर नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा ये तो एक बात हो गई। नेम इज इक्वल टू डिटेल सब्जेक्ट एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा इफ यू हैव सब्लाइम सॉफ्टवेयर प्लीज सेंड लिंक। अच्छा ये आप किसी भी स्टूडेंट से मांग लें। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। यही मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे अगर गेट होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ, जो गेट होगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सबमिट करता हूँ, सबमिट सिंपल सबमिट कर देता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। पासवर्ड एफ नेम कुछ भी नहीं था, मैथ्स ऑन है, जेंडर डीडीएल सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको पोस्ट करूंगा तो आपके यूआरएल में वैल्यूज नहीं आएंगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पहले और इसको सबमिट करता हूँ, तो आप देखें आपके यूआरएल में कोई वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। ये पोस्ट और गेट में डिफरेंस है। अच्छा दूसरा एक सवाल आया था कि डीडीएल सब्जेक्ट क्या करता है। तो ये नेम इज इक्वल टू डीडीएल सब्जेक्ट, कुछ भी रख सकते हैं आप, इसको आप कह सकते हैं ड्रॉप डाउन सब्जेक्ट, ठीक है। ये खाली ये नाम है, ये किस चीज का नाम है, ये इस चीज का नाम है,
कि इसमें कौन सी, इसमें कोई वैल्यू सेट होती है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। तो आपने ये देखना होगा कि ये अगर मैंने इसकी वैल्यू गेट करनी है तो मुझे पूछना तो पड़ेगा ना कि भाई चलो इसका नाम क्या है, एफ नेम, इसका नाम क्या है, पासवर्ड, इसका नाम क्या है, मैथ्स रखा है, इसका फिजिक्स, और इन दोनों का नाम मैंने क्या रखा है, जेंडर। ये मेल और फीमेल जो दोनों ग्रुप है, इसका नाम क्या है, जेंडर, और इसका नाम क्या है। मैंने बैकएंड पे वैल्यू निकाल ली है ना, मैं पूछूंगा हाँ जी DDL सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो वो आएगा केमिस्ट्री आएगा, या जो भी मैंने वैल्यू सेलेक्ट की होगी वो आ जाएगी, ठीक है। होपफुली क्लियर हुआ होगा। सर अगर पोस्ट में यूआरएल में नहीं जाता डाटा कैसे एक्सेस होगा? पोस्ट में जाता है गेट से, ठीक है, सॉरी, पोस्ट में जाता है HTTP हेडर से, ठीक है। तो डाटा गेट हो जाएगा दोनों तरीके से, यूआरएल में नहीं जाता, वो HTTP हेडर्स के थ्रू जाता है, और जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर गेट, उनमें हम वेरिएबल्स से गेट कर लेते हैं डाटा। अच्छा, ये वाला जो डाटा गेट करने वाला पार्ट है, ये हम PHP के जब पढ़ लेंगे PHP, तो उसके बाद इस फॉर्म के ऊपर दोबारा आएंगे और इस फॉर्म से डाटा को प्रोसेस भी करेंगे, ठीक है। सही, सबलाइन का किसी ने लिंक दे दिया। अच्छा, अब दूसरी बात आ गई, मैं एक और चीज एक्सप्लेन करना चला जाता हूँ, एक्शन, ठीक है। अब ये एक्शन मैंने आपको बताया था, हैशटैग का क्या मतलब है कि यहाँ पे मैंने डाटा भेजना है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप http://google.com लिखते हैं। तो अब ये क्या करेगा, काम तो वैसे इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन अब मैं इसको फॉर्म को सबमिट करूंगा तो मेरी वेबसाइट कहाँ पे चली जाएगी, गूगल पे चली जाएगी, ठीक है। मैं इसको फॉर्म को सबमिट करता हूँ, इसका पहले रिफ्रेश कर दूँ, या देखें गूगल पे चली गई। इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ पहले, सॉरी, इसको बंद करके दोबारा ही खोल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनाब माज अहमद, पासवर्ड 1 2 3 लिख देते हैं, ठीक है, मेल, इसको सबमिट करता हूँ। तो ये देखें google.com पे आ गया और उसने कहा कि रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर द यूआरएल, ठीक है। मैं इसको गेट करके भी दिखा देता हूँ आपको, तो गेट में शायद वो सर्च कर ले इस चीज को, जो मैं सारी क्यूरी भेजूंगा ना, सर्च करता हूँ, सबमिट करते हैं। तो उसने क्या किया है, उसने वो खोल लिया है, लेकिन क्यूरी स्ट्रिंग ऊपर आ रही है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि गूगल ने इस डाटा को प्रोसेस नहीं करना गेट से, ठीक है। तो ये एक्शन क्या कर रहा है, सॉरी, अच्छा, ये एक्शन कर क्या रहा है, ये एक्शन का काम है कि जिस जगह पे भेजना है, यूजुअली हमने अपनी खुद फाइल बनाई होगी कोई, ठीक है। जिस तरह से ये रजिस्टर.php की कोई फाइल होगी जिसमें जो ये सारा डाटा आएगा ना, मैं प्रोसेस करूंगा, उसको डेटाबेस में सेव करूंगा। लेकिन अभी के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, अभी खाली फॉर्म ही है, सिंपल फॉर्म है, तो इसको मैं हैशटैग लगा रहा हूँ। हैशटैग का क्या मतलब होता है, हैशटैग का मतलब होता है कि दोबारा इसी पेज पे वापस आए, ठीक है, वो इसी पेज पे वापस आ जाता है। नेम लाइक एज वेरिएबल नेम, हाँ जी, नेम वेरिएबल का नेम ही होता है, क्योंकि जब जब अभी HTML में तो वेरिएबल नहीं होते, लेकिन जब आप जाएंगे किसी जगह पे PHP में ASP.NET पे कहीं भी इसको प्रोसेस करेंगे तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। सर मल्टीपल ऑप्शन को रिपीट करते हैं, डिफरेंट ऑप्शन भी सिलेक्ट करते हैं। चले मल्टीपल ऑप्शन को रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, उससे पहले ये वाला जो फॉर्म है ये मैं अपलोड कर देता हूँ स्लैक के ऊपर, और मैं समरी भी लिख देता हूँ। ठीक है, और समरी में भी ऐड कर रहे हैं आज। अच्छा, लेक्चर की लंबी जरा खराब हुई भी है, ये आप देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 9 है आज।
Picture 9. ये सबसे पहले हमने क्या देखा था, सिंगल लाइन इनपुट, मल्टी लाइन इनपुट भी देख लिया हमने, पासवर्ड भी देख लिया, check boxes are used to if predefined options to the user. Radio buttons are used in cases where the user have to select single option from multiple options. और क्या हमने देखा है, पॉप डाउन लिस्ट, सेलेक्ट is used to create a drop down list and option is used to add options to the drop down list. अच्छा, ये काम हो गया. Submit button is used submit the form using the defined अच्छा. और भी बटन है, 2-3 किस्म के, पहले वो पढ़ लेते हैं. अच्छा, ये रीसेट का बटन भी होता है. रीसेट का बटन क्या करता है कि वैल्यू को रीसेट कर देता है. ठीक है, अब मैं आपको रीसेट का बटन भी डाल के दिखा देता हूँ. इसी को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक भी ले आते हैं, वैल्यू को हम चेंज करते हैं, रीसेट रख देते हैं, इसको वैल्यू बेस देखें. अच्छा, रीसेट आ गया ना. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास, पासवर्ड लिख लेता हूँ, यहाँ पे फिजिक्स को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मेल को चेक कर लेते हैं, इसको अनचेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैच कर लेते हैं. ठीक है, अब मैं रीसेट करूंगा तो सारी वैल्यूज, जो फॉर्म था, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, ये पहले का हुआ था, इसको नोट करता हूँ. अब मैं करता हूँ. अच्छा, अब मैं रीसेट करूंगा तो आप देखें फॉर्म कहीं भी सबमिट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस एक चीज हुई है कि फॉर्म की वैल्यू सारी की सारी रीसेट हो गई. ठीक है, इसी तरह से आप इमेज का भी बटन बना सकते हैं, और भी बटन बना सकते हैं. अच्छा जी सर, स्क्रोलेबल को रिपीट करते हैं. यार रिपीट आप लेक्चर दोबारा सुन के भी कर सकते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ वैसे. ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने अभी रिपीट करनी है. सर, यूज़र जब तक फॉर्म फिल नहीं करेगा तब तक सबमिट के बटन पर क्लिक नहीं होना चाहिए. इसके लिए
कौन सा टैग यूज करेंगे। आप इस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको HTML से कर लें, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट से यूज होगा कि जब आप देख लें सारी वैल्यूज फिल हो गई हैं, फिर आप सेलेक्ट के बटन को इनेबल करें, ठीक है। या रिक्वायर्ड का ऑप्शन होता है कि जब तक सारी वैल्यूज फिल ना हो आप उसको वो लगा दें। सर, if we do not make any group in radio, what's the difference between radio and checkbox? रेडियो और चेकबॉक्स में तब कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो रेडियो बटन एक चेक जरूर होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं एक नया रेडियो बटन डालता हूँ, ये वाला, इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसको मैं रख देता हूँ XYZ और इसको मैं रख देता हूँ ऑप्शन 1, मैं रखता हूँ ऑप्शन 1। तो ये अनचेक नहीं होगा, मतलब ये बाय डिफॉल्ट ही जब नजर आएगा ना तब भी से चेक हुआ होगा। मैं कहाँ गया ये, यहाँ पे है। इसको रीलोड करते हैं फॉर्म को, ठीक है। ये ऑप्शन 1 है, ठीक है। अब ये अनचेक नहीं हो सकता, ठीक है। मैं किसी और को क्लिक करके इसको अनचेक नहीं कर सकता। चेकबॉक्स तो ये है ना, चेकबॉक्स इसीलिए बना हुआ है कि मैं चेक भी कर सकता हूँ, इसको अनचेक भी कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे मेल मैंने कर लिया तो मेल को अनचेक नहीं कर सकता। मैंने एक ऑप्शन जरूर चेक करनी है, ठीक है। समझ आई। इन चेकबॉक्स यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन। हाँ जी, चेकबॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पहला सवाल था स्क्रोलेबल वाला। स्क्रोलेबल हमने किसको बनाया था, इसको बनाया था, ठीक है। तो साइज यहाँ पे मैंने दिया था, साइज अगर मैं 3 रखता हूँ इसका साइज, तो मुझे खाली 3 वैल्यूज नजर आएंगी और ये स्क्रोलेबल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, यूजर जब तक फॉर्म फिल नहीं करेगा तब तक सबमिट के बटन पर क्लिक नहीं होना चाहिए, इसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? ये दूसरी दफा पूछ रही है मेरे ख्याल में। इसके लिए कोई टैग नहीं यूज होगा, इसके लिए रिक्वायर्ड का रिक्वायर्ड यहाँ पे आप डाल सकती हैं। रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू, तो मेरे ख्याल में इसको काम करना चाहिए। अच्छा, मैं इसके बगैर करता हूँ, सॉरी, बगैर इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि अब फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। ये ऑटोफिल आ रहा है, इसकी वजह से पढ़ा नहीं जा रहा। मैं इसका नाम चेंज कर देते हैं, एफ नेम की जगह APC नेम रख देते हैं, अब नहीं आएगा ऑटोफिल वाला ऑप्शन। मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये कह रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड का ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, हाँ वही मैंने बताया कि अगर आप रेडियो ना बनाए तो फिर भी आप रेडियो बटन में एक दफा ऑप्शन चेक कर ली, वो ऑप्शन अनचेक नहीं हो सकती, ठीक है। इन चेक बॉक्स यू कैन चेक मल्टीपल ऑप्शन, अच्छा ये कर लिया था। हाउ टू मेक ए नेक्स्ट बटन फॉर ए फॉर्म विद 2 पेजेस, हाउ टू मेक ए नेक्स्ट बटन फॉर ए फॉर्म। हाँ ये अच्छा, ये बटन जो है ना, ये जो मैंने बटन डाला ये इस फॉर्म के अंदर है। ये वाला जो बटन है, ये वाला, सॉरी किधर है, ये इस फॉर्म के अंदर है। इसको मैं फॉर्म से बाहर निकाल देता हूँ, तो ये एक तो वैसे काम नहीं करेगा, सॉरी, और ये सबमिट कोई वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये सबमिट कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म से बाहर है। हर बटन जो होगा, ये जो सबमिट का बटन है, ये इस फॉर्म के टैग के अंदर है। ये देखें, ये वाला फॉर्म का टैग है ना, ये इसके अंदर है। तो इसलिए ये वाला बटन काम कर रहा है, ये वाला बटन काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये फॉर्म से बाहर है, ठीक है। तो जो नया फॉर्म बनाएंगे वो उस नए फॉर्म के अंदर आप उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। डज इट रीड
रीडायरेक्ट समवेयर, ये कहीं रीडायरेक्ट नहीं कर रहा। ये तीसरी दफा मैं बता रहा हूँ कि हैशटैग का मतलब होता है कि अपने ऊपर ही रीडायरेक्ट करे। ठीक है, अगर मैंने कोई लिंक लिखा हुआ होता यहाँ पे जिस तरह रजिस्ट्रेशन .php, तो ये यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देता। ठीक है, अभी मैंने हैशटैग लिखा है, हैशटैग का मतलब है कि ये अपने पास ही दोबारा आए, रीडायरेक्ट अपने पास ही करें। ये मैंने लिखा है साइज 3 ऐड किया मैंने सेलेक्ट के अंदर, इससे क्या हो गया, ये स्क्रोलेबल बन गया। ठीक है, ये आप बाकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अच्छा, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह कल हम टाइम से मिलेंगे। कल हम, अब ये HTML आपकी पूरी हो गई है, आपकी असाइनमेंट होती है HTML फॉर्म, HTML टेबल्स, HTML के जो टैग्स हैं वो आपने सारे देख लिए हुए हैं। अगला जो लेक्चर होगा हम CSS का लेंगे, टेक्निकल का, लेकिन वो लेंगे अगले वीक। कल हम फाइवर के ऊपर, गिग के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। कल 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, इंशाल्लाह हम उसको मैं फाइवर के गिग को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि लेकिन आपको अगर किसी को असाइनमेंट में मसले आ रहे हैं तो वो असाइनमेंट के मसले पूछ सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर स्लैक पे ऑनलाइन रहूँगा और मैं क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपनी अटेंडेंस जरूर लगा लीजिएगा जाने से पहले।